आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और जयंती के दिन वो युवा कई लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके से जयंतियां मनाते हैं। महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। हो सकता है कि बहुत से लोग को यह ना पता हो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, लेकिन भारत रक्षा मंच है और भारत रक्षा मंच के पदाधिकारी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने आए। जब ये आए तो हमने इनसे आग्रह किया कि भाई आकर के स्टूडियो में अगर आप ये बताएं लोगों को कि सुभाष चंद्र बोस जयंती और बाकी जितने महापुरुष हैं उन लोग की जयंती मनाने का क्या फ़ायदा हो रहा है। तो एक तरफ आशीष वाजपेयी जी हैं और एक तरफ ललित पंत जी हैं हमारे साथ हैं, तो दोनों लोग से चर्चा हम जरूर करेंगे भारत रक्षा मंच को लेकर के। एक बार और आशीष वाजपेयी जी से मेरी बात हुई थी, लेकिन आज शायद हो सकता है कि हम हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, क्योंकि हरिद्वार से जुड़ा हुआ हमारा पूरे जितने भी दर्शक हैं जो लगातार जुड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, उत्तराखंड के पर्सपेक्ट में भी हम जरूर चर्चा करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती आप मना रहे हैं, क्या सभी महापुरुषों की जयंती मनाते हैं हर जगह जाकर के? आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार। और आप को मैं बताना चाहूँगा, भारत रक्षा मंच इस देश के अंदर जो भी महापुरुष हैं, सौभाग्य से आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर देश के समस्त कार्यकर्ताओं को, देशवासियों को शुभकामनाएं कि कैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने एक रिच मैन, एक बड़े परिवार से पढ़े लिखे होते हुए आज़ाद हिंद फाउंडेशन खड़ी करते हैं राष्ट्र निर्माण के लिए, उत्थान के लिए, और गुमनामी का जीवन जीते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने जो आज के युग में उन्होंने संदेश दिया है समाज को। मुझे लगता है सुभाष चंद्र बोस ही क्यों, इस देश के अंदर ऐसे महान पुरुष रहे हैं जिन्होंने पूर्व की सरकारों ने, चाहे भगत सिंह हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हों, तेग बहादुर हों, इन महापुरुषों को कहीं न कहीं उनको महान दिखाया जिनका इस भारत देश के इतिहास से कोई मतलब नहीं है। या तो इन महापुरुषों को छोटा कर दिया गया या तो सीमित कर दिया। पूर्व की सरकारों का मतलब किसका? आप कांग्रेस के दौर में देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा तो उसको अकबर ही महान नजर आता है, लेकिन हम लोग जो शिशु मंदिर से पढ़े हुए, विद्या मंदिर से पढ़े, उनको हमें इस देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस हुए, शिवाजी महाराज हुए, राणा प्रताप हुए, रानी लक्ष्मीबाई हुई, अहिल्याबाई होलकर हुए, वीर सावरकर हुए, ऐसे महान पुरुष में। आपने अकबर के बारे में पढ़ाई नहीं की? नहीं, अकबर को पढ़ने की हमें जरूरत क्या है, उस तो इस देश के अंदर आके और उसको कुछ लोगों ने एक सोची समझी रणनीतिक इसको महिमा मंडित करना करके। अगर मान लीजिए, अगर कोई, मैं आपसे कह रहा हूँ, मान लीजिए कोई देश पर आक्रमण कर रहा है, आप ये कह रहे हैं देश पर आक्रमण किया, उनको महिमा मंडित करने की जरूरत नहीं है, पर उसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि आप मुझे बताइए। देखो, कहीं ना कहीं भाई साहब पढ़ने की आवश्यकता हम मानते होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के अनेकों मतलब ऐसे वीर रहे कि जिन्होंने जन्म लिया, लेकिन उनको आगे क्यों नहीं किया गया, हमारा एक ये विषय भी है, क्योंकि उनको छिपाया क्यों गया। वो इतिहास में हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो अभी हमारा जो समय है, उसमें क्यों उनको जानकारी नहीं है, क्यों उतने पहले से उनको गुमनाम रखा गया। हम तो ये चाहते हैं कि अगर हम किसी का भी इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों का भी इतिहास क्यों नहीं रखा गया, उन लोगों के बारे में भी जानकारी क्यों नहीं हुई। आज अगर हम किसी से पूछते हैं, आपने कहा कि अकबर या किसी के जानकारी, ठीक है, हम मानते इस वजह को, ठीक है, अगर किसी न किसी रूप में कोई ना कोई बता ही देगा, लेकिन अगर हम बताएंगे कि सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जी हैं, कोई भी है इसमें, तो इनके बारे में जानकारी क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी जानकारी छुपाएगी, क्योंकि जो हमारा क्या मतलब ये बार बार मैं कह रहा हूँ, किसने छुपाया ये जानकारी की? आप और राजगुरु, सुखदेव, है ना, किसने ये सारी जानकारी छुपाई है? देखो, कहीं ना कहीं अब जानकारी आप समझ सकते हैं कि उस समय सरकार किसकी थी। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं सरकार किसकी थी। बीजेपी की सरकार आई है तो वो सब कुछ बताना शुरू कर दी, अब बता रही है, और कांग्रेस की सरकार थी तो इन लोग के बारे में नहीं बताती थी। नहीं, मैंने तो ये कभी अभी मैं यही जाना हूँ, बीजेपी की सरकार जो है ये सब कुछ बता रही है। नहीं, बीजेपी की सरकार के आने के बाद एक बात तो तय है कि या आज के परिवेश में देखोगे, लोगों के अंदर जानकारियां बोलने की हिम्मत और भाव ज़्यादा बढ़ा है। क्यों? हिंदू मुखर भी हो रहा है। उदाहरण के तौर पे अभी हमने हाल ही में यहाँ के उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से भेंट किया, उसमें हमने उनसे मांग किया, और यहाँ के जो प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, उनसे भी मैंने मांग किया कि आज के युग में 2 पाठ्यक्रम लागू करने की बहुत आवश्यकता है। पहला तो कैसे डॉक्टर साहब ने, पूज्य डॉक्टर हेगड़ेवाल जी ने संघ रूपी बीज बोया, जो व्यक्तित्व निर्माण, राष्ट्र निर्माण के लिए बोया, और उससे युवा परिचित हो। दूसरा, कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, भारत जोड़ने की बात करते हैं, उनके पूर्वजों ने इतिहास रहा है भारत तोड़ो का ही काम किया है। कैसे संवैधानिक पद पे बैठ के इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाकर जेल खाना बना दिया,
और आज भारत जोड़ो का जो ढोंग कर रहे हैं, मुझे लगता है ये 2 पाठ्यक्रम अगर लागू होंगे तो आज का युवा जान सके कि जो भारत जोड़ो यात्रा पे काम ढोंग कर रहे हैं, कैसे इनके पूर्वजों ने, कैसे इनके बाप दादाओं ने इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा के देश को जेल खाना बनाने का काम किया है। मुझे लगता है युवा आज उससे परिचित होने की ज़रूरत है, और जो हमारे महापुरुष हैं उनसे युवा प्रेरणा लेगा, आगे काम करेगा समाज राष्ट्र में। तो आपको सबसे अधिक मैं समझता हूँ कि चर्चा तो इस पर करनी चाहिए कि आखिर राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। और मैं कह रहा हूँ कि जो नैतिक शिक्षा जैसे पहले पढ़ा करते थे, भारत की महान विभूतियाँ पढ़ा करते थे, पहले कृषि विज्ञान हुआ करता था, और कृषि विज्ञान में भी मैं कहता हूँ कि खासतौर पर बच्चे उस समय खेतों में कुछ बो करके, ग्राउंड में ही कुछ बो करके दिखाते थे। तो वो सारे पाठ्यक्रम क्यों नहीं लागू करवा दे रहे हैं? सबसे पहले तो वो लागू करवाने की बात कीजिए, बाकी आप बाकी लोग का आप सारी चीज़ें करते रहिएगा। महापुरुषों की जीवनी फिर से लागू करवा दीजिए। जब कुछ कांग्रेस सरकार ने बंद किया, आप ऐसा कह रहे हैं, तो ये सब लागू, पहले तो ये लागू होना चाहिए कि भारत की महान विभूतियाँ पढ़ाई जाए, नैतिक शिक्षा पढ़ाया जाए, आदर्श पढ़ाया जाए, व्यायाम पढ़ाया जाए। तो ये सब चीज़ें जो पाठ्यक्रम में थी, अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं, 15 साल पीछे चले, सब कुछ था। अभी वो चीज़ नहीं, तो अभी आप वो सब पहले लॉन्च कराइए ना। पहले अब क्यों, मतलब अभी कांग्रेस के विरोध से संबंधित आपको पहले वो पढ़ाना है, लेकिन पहले वो नहीं पढ़ाना जो इंसान का दिमाग पहले वो बढ़ा सके। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के कृत्य ऐसे रहे कि लोगों को जानबूझ के याद आ ही जाते हैं। मुझे लगता है नई शिक्षा नीति, जो अपने पूर्व मंत्री रहे शिक्षा मंत्री, नई शिक्षा नीति जो आई, मुझे लगता है काफ़ी बदलाव हुआ है। और जो आपने बताया पाठ्यक्रम ये भी लागू होना चाहिए, लेकिन अपने देश के जो व्यक्तित्व निर्माण के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जब तक हमारा व्यक्तित्व निर्माण नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर संस्कार नहीं होंगे, जब संस्कार होंगे, जब हमारा धर्म पर समर्पण होगा, तो नशे से या गलत कामों से हमेशा दूर रहेंगे। क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण और संस्कार का डेवलप होना ही इन सब बुराइयों से दूर होने का प्रथम माध्यम हो सकता है। व्यक्तित्व निर्माण के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? और आपने कहा कि ये जो अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई बहुत अच्छी है, अच्छा क्या उसके अंदर? जैसे कि हमारे राज्यों पे अभी सरकार ने जैसे बताया कि जो राज्य हैं उनकी जो बेसिक वहाँ की जो मूल शिक्षा है, वहाँ की मूल जो महापुरुष हैं या मूल जो शिक्षा है, जो राज्य की एक पहचान है, उस भाषाओं का स्तर आगे बढ़ाना। और मेन चीज़ तो मुझे लगता है कि हिंदी का बढ़ावा देना, हिंदी की भी बढ़ावा। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी को बढ़ावा देना। बात यह है कि जिस विषय में आप पारंगत है, जिस विषय में आप स्किल ग्रहण करना चाहते हैं, जिस विषय में आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस विषय में खुले तौर पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि अच्छा है। क्योंकि कई बार बंधनों के बीच पढ़ाई होती थी, आज खुलेआम, मतलब खुले तौर पर आप कुछ भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग जो बार बार राष्ट्र निर्माण का जो चर्चा कर रहे हैं, मैं फिर से एक सवाल कर रहा हूँ, ये राष्ट्र निर्माण है क्या, जरा ये बता पाएंगे? बिल्कुल भाई साहब, राष्ट्र निर्माण, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये राष्ट्र निर्माण क्या है। राष्ट्र निर्माण की अगर हम छोटी सी परिभाषा बताएं तो राष्ट्र निर्माण में किसकी भूमिका किस रूप में होती है। अगर हमारे घर में कोई बच्चे हैं, अब राष्ट्र निर्माण में हम कहेंगे कि वो किस तरीके से भूमिका अदा करेंगे, लेकिन राष्ट्र निर्माण किससे होता है कि चरित्र के निर्माण से होता है। उस बच्चे के अंदर जब हम कहीं ना कहीं संस्कार देंगे, कुछ ना कुछ हम उसे अच्छी बातें बताएंगे, कुछ अच्छा ज्ञान देंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक राष्ट्र को भी पूर्ण करने में और राष्ट्र निर्माण के भी कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्र निर्माण में आपने बोला कि चरित्र निर्माण होगा तो राष्ट्र निर्माण हो जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि चरित्र को खराब करने का काम क्या कर रही हैं चीज़ें, कौन सी चीज़ें जो चरित्र को खराब कर रही हैं? देखो, चरित्र को खराब करने की बात अगर हम आज देखें, वर्तमान में जिस तरीके से हम सभी लोगों से मिलते हैं, तो समाज में जिस तरीके से हम चरित्र अगर निर्माण की हम बात करें, किसी न किसी रूप में करप्शन हो रहा है, या बच्चे आज नशे के प्रति ज़्यादा कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। शायद उन्हें ये पता नहीं कि माता पिताजी के साथ हमें किस तरीके से रहना है, क्योंकि हम इन चीज़ों को देखते हैं। मेरा सवाल है कि वजह क्या है, मतलब ऐसी कौन सी वजह है जिससे आपने बोला चरित्र निर्माण अगर हो जाता है, संस्कारवान बच्चे हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है देश का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा और राष्ट्र बेहतर हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि जो बच्चों का चरित्र जो खराब हो रहा है ना, वो किन वजहों से हो रहा है? देखिए, मेरी एक आदत है, मैं हमेशा चाहता हूं कि जब भी कोई हम डिस्कशन करें तो एक ऐसे कंक्लूजन तक पहुंचे जिससे कि जनता को समझ में आए कि इसका समाधान ये है, प्रॉपर उस समाधान तक हम पहुंचेंगे। अगर हम जड़ की समस्या को नहीं समझेंगे, समाधान नहीं कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि चरित्र निर्माण ही अगर आपको करना है, आपको बच्चों को संस्कारवान ही बनाना है, तो पहले कैसे बनाना है इस पर हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन वो खराब क्यों हो रहा है, पहले कंट्रोल भी तो थोड़ा सा करना पड़ेगा ना भाई। कंट्रोल करना है, डेवलपमेंट करना है, तो कंट्रोल करने की विधि विधान या तौर तरीका क्या है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे खराब हो रहा है? जैसे कि अभी आप देखोगे पहले के और अब में सबसे मूल हमारा कारण है कि हमारे जो आजकल नवयुवक हैं
मूल संस्कृति से विमुख होना। और आपने देखा होगा इस देश के अंदर अधिकांश मूल संस्कृति से फिर वही चीज, मूल संस्कृति से विमुख अगर कोई इस युवा हो रहा है, बच्चा हो, स्टूडेंट जो भी हो रहा है, कारण क्या है? मैं कह रहा हूँ क्या कारण है, क्यों हो रहा है? कारण ये है कि हमारे जो गार्जियन हैं, मुझे लगता है कि बच्चों का संस्कार डेवलप ना करना उसका प्रमुख कारण बच्चे हैं, हमारे गार्जियन हैं। क्योंकि जब गार्जियन हमें सही शिक्षा या हमें अपनी संस्कृति से सही नहीं परिचय करा पाते हैं। बिल्कुल, हम जड़ तक जा रहे हैं, फिर से हम जाना चाह रहे हैं। अब बात आती है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को चरित्रवान और संस्कारवान नहीं बना रहे हैं। अब बात हाँ बिल्कुल, मतलब वही तो कर रहे हैं, और कौन खराब कर रहा है? बराबर। अगर हमारे पेरेंट्स हमें सही शिक्षा देंगे, सही संस्कार देंगे, तो स्वाभाविक सी बात हम समाज में जाके सही काम करेंगे। ठीक है, अब अगली बात है कि पेरेंट्स का दिमाग कैसे खराब हो रहा है? पेरेंट्स का दिमाग किस लिए खराब हो रहा है कि हमारे क्यों खराब हो रहा है, कैसे खराब हो रहा है साहब, ये भी समझना बहुत जरूरी है। हमें लगता है आज के जो पेरेंट्स हैं, हमारे बाबा या हमारे दादी या हमारे पिताजी के दौर में जब देखेंगे तो हमारे गांव की उस संस्कृति, गांव की मूल जो अपनी संस्कृति थी, जो अपने व्यवहार, अपने कार्य पद्धति, अपने संस्कारों पर जो समर्पण था, उस दौर में एक अलग माहौल था। आज के देख रहे हैं गार्जियन जो हैं, कहीं वो खुद ही अपने मूल संस्कृति से विमुख होते हुए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हट गए हैं। बता दीजिए कैसे कैसे मतलब विमुख हो रहे हैं? मैं कह रहा हूँ गार्जियन कैसे कह सकते हैं आजकल के भौतिक युग में हम होटलों में जाना, हम किसी होटल की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जो हमारे गाँव घर में एक कल्चर था कि सामूहिक बैठ के भोजन करना, अपने विषयों पे चर्चा करना और सामूहिक त्यौहार उत्सव मनाना। आप 10 साल 15 साल पहले जाएंगे जो त्यौहार उत्सव मनाते थे, क्या आज उस तरीके से उत्सव मना पा रहे हैं? कहीं ना कहीं आदमी अपने आप में इतना बिजी हो गया कि हमारे जो मूल व्यवस्था है, जो मूल संस्कृति है, जो मूल परिवेश है, उससे विमुख होना गार्जियनों का, उसी के कारण उनके बच्चे खराब हो रहे हैं। बहुत से बच्चे नशे की खेप। सुधार करने के लिए अगर हम तरीकों की बात करें तो आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आओ, सब ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा? भाई साहब, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, और हम सीधी सी बात है कि सुधार, हम किसी भी पार्टी का विरोध नहीं, जो अगर राष्ट्र हित में, अगर युवाओं के हित में कार्य करे तो वो कोई भी पार्टी हो सकती है। हमारा आज के समय में कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि युवाओं के साथ है और राष्ट्र के साथ है, वो बता तो दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम देखें जिस हिसाब से अगर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, कोई भी चीजें हुई जो अगर राष्ट्र के, अगर युवाओं के साथ हो, राम मंदिर निर्माण जो है, देखिए वो धर्म का, धार्मिक विषय है, हमारी आस्था और हमारे विश्वास का विषय है। मैं कह रहा युवाओं के साथ हो, जरा वो बता दीजिए। नहीं, युवाओं का कहीं ना कहीं देखो, अगर आप कह रहे हैं कि कौन सी पार्टी, तो पार्टी अगर हम कहें बीजेपी की, उसमें भी कहीं ना कार्य ठीक है। युवाओं के साथ कौन सी पार्टी है साहब, ये बता दीजिए। नहीं, युवाओं अभी हाल ही में आप सरकार के देखोगे, इनकी पॉलिसियां कुछ ना कुछ पहले की सरकार की अपेक्षा में युवाओं को ध्यान में रख के तो काम करेगी। कौन सी पार्टी युवाओं के साथ है? बस सीधी सी बात ये कह रहा हूँ आपसे। पार्टी तो सभी, कि आप लोग इनडायरेक्टली जो है भारत रक्षा मंच, इनडायरेक्टली जैसे आप जा रहे हैं, आप कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि भाई आपने बोला युवाओं की जो है युवाओं के साथ है, डेवलपमेंट के साथ है, तो मैं कह रहा हूं आपसे कि युवाओं के साथ कौन सी पार्टी है? आप उसका साथ दे देंगे, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल सुनने वाले सभी दर्शक उस पार्टी का साथ देंगे जो युवाओं का साथ दे रहा हूं। मैं युवाओं से साफ तौर पर अपील कर रहा हूं, ये लोग जिस पार्टी का नाम लेंगे उसी पार्टी के साथ आप लोग हो जाएंगे, जो पार्टी युवाओं के साथ है, युवाओं के हितों के साथ है। नहीं, मुझे लगता है मैं कांग्रेस की बुराई कर रहा हूँ, भाजपा की अच्छाई बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। जो देश विरोधी काम करे, जो देश के विपरीत, वही कह रहा हूं, कौन जो करे जो कांग्रेस ने पूर्व में किया, इसलिए जनता ने उनको ठिकाने लगा दिया। भैया बीजेपी कुछ अच्छा करे, इसलिए दोबारा वो सत्ता में आ रहे हैं। वो अच्छा करेंगे तो अच्छा काम करेंगे, जनता उनको फिर चुन के लाएगी। नहीं अच्छा करेंगे, जनता उनको भी कोने बिठा देगी। अभी कांग्रेस की बुराई होगी ना, यही तो मैं बोल रहा था आपको। अब बीजेपी, वही तो कह रहा हूँ कि बीजेपी, मैं कह रहा हूँ कि युवाओं के साथ कौन सी पार्टी है, बस इतना बता दीजिए। अभी तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं को लेकर अच्छा काम कर रही है। क्या ये रोजगार दे रही है? कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाना, जैसे कह देना मैं कुछ कह दूं और हो जाएगा काम। बात यह है, मेरा सवाल यह है कि ये जितने परीक्षाएं हो रही हैं, रोजगार कहाँ दे रही है? ये परीक्षा तो करा नहीं पा रही है, रोजगार कहाँ मिलेगा बताइए? आपको पता होगा ना, परीक्षा सारी रद्द हो जा रही है। रद्द क्या, चोरी हो जा रही है, करप्शन है। नहीं, कुछ कमियां, कुछ करप्शन है, कुछ गड़बड़ हुआ है तो उनके ऊपर बैठे लोगों को सुधार करना चाहिए, नहीं तो जनता भी उनका वही हाल। कांग्रेस की खराबी तो आपको दिख रही है, लेकिन बीजेपी की आपको, बीजेपी कुछ करेगी तो खराबी बता दीजिए। कांग्रेस बीजेपी की खराबी की बात नहीं है। देखो, जहाँ पे अगर बीजेपी गलत करेगी वहाँ पे बीजेपी भी गलत है। मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, बीजेपी खराब क्या करेगी बता दीजिए बस। बीजेपी अगर जहाँ पे अभी विषय मैं कह रहा हूँ सर, आप लोग उसको देख भी रहे नहीं देख रहे हैं। देखिए, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, मुझे सच बताना है और सच की बात करनी है, तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि बीजेपी क्या खराब कर रही है वो तो बताइए कम से कम। नहीं, बीजेपी अगर हम देखें, अगर जहाँ पे बीजेपी जो कार्य गलत करेगी, अगर आपने अभी एक विषय, मैं कह रहा हूँ बीजेपी करेगी नहीं, क्या कर रही है खराब, सीधा बताइए मुझे।
नहीं, खराब नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि रोजगार मतलब युवाओं के लिए कहीं ना कहीं इसमें अगर नहीं है, हम नहीं कहते कि अगर रोजगार ना है, लेकिन देखो जहाँ पे अगर राष्ट्र, अगर हमारा धर्म बचेगा, हमारा राष्ट्र बचेगा, तभी हमें रोजगार मिल सकता है, युवाओं को तभी रोजगार मिल सकता है। अगर हम इन चीज़ों से ही दूर हो गए तो ये रोजगार किस काम का आएगा, युवा किस काम के आएंगे। पहले प्राथमिकता जो है कहीं ना कहीं, अगर बीजेपी में अगर गलत हो रहा है तो हम उसका भी विरोध करेंगे। अगर पेपर लीक प्रकरण का जो मामला है, अगर आप ये कह रहे हैं अगर यहाँ पे गलत है, अगर इसकी जो पूरी जांच हो रही है, तो हम कहीं ना कहीं बीजेपी का भी हम विरोध करेंगे। लेकिन जहाँ पे अगर राष्ट्रवाद की बात है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी का सम्मान करते हैं। तो हमारे लिए कोई ऐसा विषय नहीं है कि आप कहेंगे कि कांग्रेस हमारे लिए गलत है या बीजेपी हमारे लिए सही है। कांग्रेस की अच्छाई बता दीजिए। देखो कांग्रेस की अच्छाई, अब आपने सही बात बोली अच्छाई, लेकिन मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। सुनिए, अब आपने अच्छाई की बात बताई, लेकिन मेरे पास विषय नहीं कि मैं अच्छाई क्या बताऊं। उसमें कोई अच्छाई हो तो मैं तभी बता सकता हूं। अगर कोई मेरे पास ऐसा विषय हो कि मैं बताऊं कि हाँ ये चीज़ सही हुआ है, लेकिन वो मेरे कहीं ना कहीं संज्ञान में है नहीं, तो मैं उस चीज़ को बता नहीं सकता। कैसे बता सकता कि मैं सही है? अगर कोई झूठा है तो मैं उसको झूठा ही बोलूँगा। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर आप पता है जो मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना? तो और दोस्तों कई बार आप लोग कंप्यूटर पे टेलीविज़न पे कई चीज़ें देखते हैं आप, इवन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जगहों पर जो संस्थान है वहाँ पे कंप्यूटर काम होता है। कंप्यूटर जो लेकर आई थी पता कौन सी पार्टी? कांग्रेस के थे, राजीव गांधी जी। वो अच्छा कुछ काम बताएंगे? ये तो बता नहीं रहे, मगर आप बता दो। उनको जनता ने, देखिए इस देश के अंदर जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो अच्छे काम के लिए ही बनता है, लेकिन क्या है कि उन्होंने मतलब कांग्रेस ने अच्छा काम किया, यही तो मैं कह रहा हूँ। बताओ तो सही कुछ। अच्छे काम किया, तभी तो उन्होंने 60 कुछ बताइए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। काफी अच्छे काम, ऐसा नहीं जो भी देश के चुने हुए पूर्व के मैं प्रधान, कह रहा हूँ सर कुछ अच्छे बता दे। बिल्कुल मैं मानता हूँ कुछ अच्छे काम किया, तभी तो 60 साल राज किया। तो भाई कुछ अच्छा अच्छे काम किया, बिल्कुल सिंपल। बताइए ना क्या किया। अभी आपने कहा जैसे कांग्रेस ने जो मतलब अगर मैं कहूं कि पेपर लीक हो रहा है तो कहेंगे पेपर लीक हो रहा है, गलत है। मैं कह रहा हूं कि वो कंप्यूटर लेकर के आए थे, हाँ कंप्यूटर लेकर आए थे, वो सही काम है। अरे मैं कह रहा हूं आप अपने मन से 2-3 पॉइंट ऐड कर दीजिए कि कांग्रेस ने ये अच्छा काम किया। लेकिन भैया बात यह है कि आज की डेट में आप 100 अच्छे काम करो, लेकिन एक बुराई, उनकी जो बुराई नहीं वो 100 अच्छे कामों पे ही दबा देती है, क्योंकि उन्होंने गलत ज्यादा काम किए। अच्छे कुछ तो अच्छाई बताइए। बुराई तो बुराई मैं भी बोल दूंगा, आप भी बोल देंगे, सब बोल रहे हैं। आप कुछ अच्छाई तो बता दीजिए। नहीं मुझे देखिए इतिहास पढ़ाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि इतिहास हम अपने, आप भी अपने हिसाब से इतिहास पढ़ा रहे हैं। फिर तो इतिहास वो पढ़ाइए जो सच है, जो सही है वही पढ़ाइए। मैं कह रहा हूं वही पढ़ाइए जो सच है। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस ने, मैं कह रहा हूं कांग्रेस, आपको कांग्रेस के अंदर 100 बुराइयां दिख रही होंगी, कुछ अच्छाइयां तो होंगी, वो अच्छाइयां बता दीजिए। कांग्रेस ने कंप्यूटर लाया, वो भी अच्छी बात। मेरी बात, कांग्रेस, चलो आपकी बात है, कांग्रेस टोटल बुरी है ऐसा नहीं, कांग्रेस में भी कुछ बहुत अच्छे राजनेता, ये अच्छाइयां क्या है साहब, वही तो कह रहा हूं। नेता है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता, क्योंकि गांधीवाद में इतना लीन हो गए। पप्पू को ही आगे बढ़ाना है, उन्होंने तय कर रखा कि पप्पू को ही दूल्हा बनाना है, तो दुल्हन कोई आएगी नहीं तो कैसे काम चलेगा। कारण यहाँ पे ये है, जबरदस्ती किसी को आप दूल्हा बनाओगे, मेरी आदत बहुत खराब, आप ना भटक रहे हैं। मैं किसी को भटकने नहीं देता, मेरी आदत बहुत खराब है, मैं किसी को भटकने नहीं देता। मैं बिल्कुल मुद्दे की बात करता हूँ और अंत तक मैं मुद्दे पे रहता हूँ। दर्शकों की बात तो बिल्कुल सही है, दर्शक हमारे समझते हैं इस चीज़ को। मैं कह रहा हूँ आपसे कि कांग्रेस पार्टी की, जैसे आपने एक बीजेपी की, आपने कहा कि पेपर लीक अगर हो रहा है तो गलत है, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि हो रहा है। मैं दूसरा बात बता रहा हूँ, कांग्रेस की कुछ अच्छाइयाँ बताइए, तो मैं कुछ बता सकते हैं आप। अपने संज्ञान में मैं जहाँ तक देखा, मैं जिस परिवेश में जहाँ शिक्षा दीक्षा ली, पढ़ा लिखा, जहाँ तक मैंने अब सीखा, मुझे नहीं लगता कांग्रेस ने बहुत अच्छा इस देश के लिए काम किया है। कंप्यूटर शिक्षा लाना ठीक है, प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने काम किया, ठीक है, लेकिन उनका काम भी यही करना था, लेकिन अपने मूल उद्देश्य से, मूल कामों से भटके रहे। अगर भटके न होते तो जनता ने जिस तरह उनका तिरस्कार किया, बहिष्कार किया, उनके कुकर्मों का ही परिणाम है। देखिए जाहिर सी बात है, 60 साल तक रहे वो लोग, अगर आपके सारे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा किया होगा तो रहे होंगे, है ना? बुरा किया तो चले भी गए, तो सरकारों का आना जाना लगा रहेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी भी चीज़ को हम जब बताएं तो बिल्कुल तथ्यपर को सही बताएं तो बेहतर है। हो सकता है आपने जो किताब पढ़ी हो, उस किताब में आपका वो कांग्रेस ने क्या अच्छा किया वो चैप्टर आपका भूल गया हो, और आपने ये पढ़ लिया हो कि बीजेपी ने जो अच्छा किया है वही हमें पढ़ना है, वही हमें बताना है। तो फिर वही इतिहास चलता रहेगा। फिर कोई और आएगा, कांग्रेस की सरकार कभी आ जाएगी तो कांग्रेस के लोग ऐसे ही निकलेंगे बाहर, और वो लोग ये कहेंगे कि देखो अब हम फिर से जो है हम राष्ट्र को अलग दिशा में लेकर के आने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम जब हम किसी भी विषय पर चर्चा करें या कोई भी विषय पर हम रख रहे हैं तो हम दोनों तरीके से रखें। बीजेपी जिस काम को, अच्छा अगर राम मंदिर बना है, धारा 370 हटी है, आप बात कर रहे हैं अब सीए कानून की बात कर रहे हैं, जो आया है, जो देश के हित में आया वो अच्छा होगा। लेकिन आप किसान आंदोलन में जिस तरीके से मोदी जी ने एक बार हाँ कहा एक बार ना कहा, आप उसको अच्छा मानेंगे बुरा मानेंगे? बताइए जरा, बताइए सर।
देखो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि इसमें मोदी जी ने सही किया गलत किया। देखो कहीं ना कहीं ये तो एक राजनीतिक विषय है, हम ज़्यादा राजनीतिक विषय पे चर्चा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम देखो हम कहीं ना कहीं सामाजिक और राष्ट्र नीति की हम ज़्यादा बात करते हैं। अगर ये आपके इस जवाब से मैं संतुष्ट हूँ। अगर मोदी जी ने ये फैसला लिया है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनकी टीम रही होगी, उस टीम ने किस विषय पे अगर उन्हें सही लगा, उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं इससे सही रास्ता निकल रहा है, सही विकल्प मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो रास्ता अपनाया होगा। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने सही लिया गलत लिया, लेकिन जो सही उन्हें लगा उन्होंने वही सही निर्णय लिया। वो तो वो अलग बात है ना, सबको जो सही लगता है करता तो वही है। आपको जो सही लग रहा है आप कर रहे हैं, मुझे जो सही लग रहा है मैं कर रहा हूँ, और हमारे कैमरा महोदय को जो सही लगता है वो करते हैं। वो कई बार मेरा सर काट देंगे, कई बार मेरा पैर काट देंगे, तो जिसको सही लग रहा है। लेकिन सही होना और सही लगना दोनों में अंतर है ना। कई बार क्या होता है कि मुझे चॉकलेट अच्छी लग रही है, पर चॉकलेट आपके शरीर के लिए हानिकारक है। कई बार किसी को वो पान गुटखा पुकार बहुत अच्छा लगता है, पर वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा लगना और अच्छा होना दोनों में बहुत अंतर हो जाते हैं, तो मानते हैं आप? बराबर। मुझे लगता है कि आपके जैसे आपने कहा, हम भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा, हम लोग राष्ट्रवाद से मतलब है। आप ठीक है, भाजपा की एक पॉलिसी रही होगी, भाजपा की उस समय उनकी जो रणनीति रही, उस रणनीति के अकॉर्डिंग उन्होंने डिसीजन लिया, डिसीजन वापस लिया। लेकिन हमें राजनीतिक पार्टियां आती जाती रहती हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद प्रखर होना चाहिए, हिंदुत्व सनातन धर्म संस्कृति का विस्तार होना चाहिए, और आत्मनिर्भर भारत राष्ट्र निर्माण में युवाओं का क्या होगा योगदान, ये अपने को स्वयं को तय करना चाहिए। सरकार की ही टोटल जिम्मेदारी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी राष्ट्र के लिए कुछ करें, हम भी समाज को कुछ दें। हम घर परिवार चला रहे हैं उसके लिए काम करें, लेकिन राष्ट्र निर्माण इस पे कई बार ऐसा कहा जाता है कि हरिद्वार में जो है आप लोग ये भी बताते हैं कि जो नशा है ना, और जो कई बार रोहिंग्या के बारे में आपने भी पिछले बार चर्चा किया था कि हरिद्वार में बढ़ जाते हैं, तो क्या इन लोगों को संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं? मुझे लगता है ये रोहिंग्यों का बढ़ना, नशे की खेप का आना और ऐसे गलत कामों का होना, मुझे लगता है मदद तो छोड़िए, जो इसको देखता है और साथ देता, सबसे बड़ा पाप का भागी वही होता है। कौन कर रहा होगा ये बताएंगे? कौन का मैं बताऊं ना कि मैं कह रहा हूँ हरिद्वार विधानसभा के विधायक तो मदन कौशिक जी हैं, हरिद्वार जिले के सांसद डॉक्टर निशंक जी हैं, और इस पूरे हरिद्वार भाई क्षेत्र आता है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, तीनों बीजेपी के। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा, भारत रक्षा मंच आपके पूरे उत्तराखंड के अंदर, खासकर हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, इन जिलों में हम लोग अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्यों को पहचान करके इनके कृत्यों का डेटा एकत्रित करके सरकार में बैठे सांसद से लेकर विधायक तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ में जनसंख्या नियंत्रण समान नागरिकता बिल हस्ताक्षर अभियान कैंप समर्थन अभियान चलाकर सरकार को समर्थन भी देने का भी काम करेंगे कि आप ऐसे बिल लाइए, आप देश विरोधी कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के द्वारा जो काम करें उनको पहचान करके कड़ी से कड़ी सजा देने का भी काम करें। मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल दूसरे सवाल पे जा रहा हूँ ना। मेरा देखिए वो बात बिल्कुल सही है, आपका जो उद्देश्य है मैं समझता हूँ कि आपके उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, और आपके उद्देश्य में जो सबका भला है, हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलिए आप जो कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि आप ये भी बताने का कष्ट करें कि आखिर इन सब के पीछे कौन लोग हैं जो ये नशे का व्यापार करवा रहे हैं, किसकी अनुमति से नशे का व्यापार हो रहा है, किसकी अनुमति से रोहिंग्या आकर के हरिद्वार में बस रहे हैं, ये भी तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। या फिर आप सिर्फ लिस्ट बना के दे देंगे, भाई इनको हटाओ, नहीं हटाए तो क्या करेंगे आप? फिर नहीं हटाएंगे तो मैं कह रहा हूं अब प्रदर्शन करेंगे, जनता के साथ मिलकर जोरदार। बीजेपी के खिलाफ कहां प्रदर्शन करने वाले हैं भैया? जिस दिन मुझे पता चल जाए ना कि बीजेपी या कोई व्यक्ति, बीजेपी नहीं कोई कांग्रेसी या कोई नेता नशे की खेप में रोहिंग्यों को बसाता हुआ पाया जाए, जिस दिन मेरे पास तथ्य आएगा, मैं अपनी टीम के साथ अपने कार्यकर्ताओं अभी तक आप लोगों को पता, अभी तक आप लोगों को ये नहीं समझ में आया कि कौन बसा रहा है, कौन लेकर के आ रहा है, ये सब समझ में आया अभी तक? कितने जितने वक्त से आप लोग काम कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपने कहा कि कौन उन्हें शरण दे रहा है, और ये जो विषय आपने बताया, ये अभी ये विषय मुझे लगता है कि उजागर हुए हैं, कुछ समय पहले हुए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी से पहले हमें काफ़ी समय से इन चीज़ों का संज्ञान है, जब कांग्रेस की सरकार भी थी भाई साहब, लेकिन उस समय भी हमने कहीं ना कहीं उन तक भी हमने ये बातें मतलब सभी तक पहुंचाई। हाँ, वर्तमान में जो सरकार है कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार है, लेकिन आपके हिसाब से कांग्रेस ने बसाया, चलो हम आपकी बात मान लेते हैं। 2017 से अब तक लगातार उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, विधायक वहां पर लगातार बीजेपी के हैं, हरिद्वार में तकरीबन अधिकतर विधायक बीजेपी के ही निकल करके जीत करके आते हैं, हरिद्वार जिले की बात कर रहा हूं मैं। तो उस कंडीशन में आपको लगता है कि फिर संरक्षण देना या उनका भरण पोषण करना किसकी जिम्मेदारी है, कौन कर रहा है? क्या हटा नहीं सकते?
क्या 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 इस 6-7 सालों में क्या आपके विधायक या आपकी पार्टी इतनी सशक्त नहीं है कि इन लोगों को हटा सकती है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप कह रहे पार्टी का भी ये नैतिक कर्तव्य है, चाहे कोई भी पार्टी है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये विषय हम लोगों के संज्ञान में आ गया, भारत रक्षा मंच के संज्ञान में आ चुका है। इसकी हम कहीं ना कहीं अंदर खाने से पूरी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। हाँ, जो भी पार्टी है, चाहे वर्तमान पार्टी है, चाहे पूर्व में जिसकी भी सत्ता रही है, हम उनके खिलाफ कहीं ना कहीं अगर गलत पाया गया तो उस पार्टी के खिलाफ भी कहीं ना कहीं हम अब आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये जो देवनगरी है, ये देवभूमि है, इसको हम कहीं ना कहीं स्वच्छ और पवित्र रखना चाहते हैं। इसमें हर पार्टी को साथ देना पड़ेगा। इसमें बीजेपी का कोई मतलब नहीं, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। जो अगर देवभूमि का राष्ट्र हित में, देवभूमि के हित में अगर काम कर रही जो पार्टी, हम उसका सम्मान कहीं ना कहीं करते हैं पूर्ण। कितने दिनों में, कितने समय में आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दोषी कौन है, बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से भारत रक्षा मंच अभी हम 4-5 महीने में इधर काम कर रहे हैं। भगवान की कृपा, आपके राज्य में बहुत मुझे सहयोग मिल रहा है और बहुत लोग इन मुद्दों पर सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा होगा कि आप जैसे जो पत्रकार हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप जैसे पत्रकार भी इन विषयों को छूते हैं और लोगों तक ले जाते हैं। ये भी आप बधाई के पात्र हैं। आप सबके ही माध्यम से कई लोग जो है इस बात को लेकर के कष्ट में भी आ जाते हैं कि भाई तुम सवाल बहुत पूछते हो, सवाल पूछ करके परेशान बहुत कर देते हो, मुस्कुरा रहे हैं आप। देखो भाई साहब, बहुत बढ़िया आपने बात बोली। भाई साहब ने इससे पहले कहा, मैं बहुत बड़ा सम्मान आपका करता हूँ, धन्यवाद आपका करता हूँ कि आप जो विषय बोल रहे हैं, आप वास्तविक विषय बोल रहे हैं। और इस विषय पे चर्चा होनी भी जरूरी है, और इसको कैसे पूर्ण किया जाए इस पर भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। आप वो बात कह रहे हो जो वास्तविक है, आप घुमाने वाली बात नहीं कर रहे। आप वो बात कर रहे हो जो समाज में हो रहा है, उसमें कैसा बदलाव हो। कहीं ना कहीं हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं कि आज आपने ये अवसर दिया, और कहीं ना कहीं पूरे समाज तक और जितने भी दर्शक हैं वो सब इस चीज़ को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन तक भी ये जानकारी मिल रही होगी कि संगठन किस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है। पार्टी कोई भी हो, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन जो राष्ट्र निर्माण में कार्य कर रहे, देवभूमि के निर्माण में कार्य कर रहे, कहीं ना कहीं संगठन उनके साथ में है। अंत में जो है मैं यही चाहूंगा कि आपको कितने समय में, कितना अभी 5-6 महीने आपने बताया कि इधर काम करते हुए आपको हो गया, कितने समय के बाद जो है आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये पकड़ लेंगे कि ये विधायक, इस विधानसभा का ये विधायक दोषी है, और मैं फिर उस वक्त, और आप हमें बताएंगे इसी स्टूडियो में खड़े होकर के, और हम सीधा बताएंगे कि भाई इन विधायक की गलती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सबके ही सहयोग से खास करके मैं आपके चैनल पे विश्वास दिला के जा रहा हूँ। अगले 6 माह के अंदर हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश या जहाँ जहाँ अवैध घुसपैठे बसे हैं, उनकी कुछ पहचान के साथ साथ जो उनकी मदद कर रहे हैं, चाहे बीजेपी का विधायक हो, चाहे कांग्रेस का विधायक हो, या गैर सामाजिक तत्व या कट्टरपंथी जिहादी भी अगर मदद करते पाए जाते होंगे, तो उनका जो भी तथ्य डेटा हमारे पास आएगा, आपके स्टूडियो में सार्वजनिक करेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनके कठोर सजा मिले, ऐसा हम मांग करेंगे आपके लिए। द न्यूज़ वाला नेटवर्क सार्वजनिक तौर पर जो आप कहेंगे वो लगातार दिखाता आया है, दिखाएगा भी। और मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि 6 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड में, दोस्तों जून एंड में आशीष वाजपेयी जी और पंत जी दोनों लोग हमें बताएंगे कि आखिर इस पूरे हरिद्वार जिले में रोहिंग्या को बसाने वाले विधायक का नाम। तो इंतजार कीजिए, 6 महीने के भीतर चुनाव 24 में है। चुनाव 24 में मैं बता दे रहा हूं, चुनाव से पहले अगर ये बता देंगे तो दोषियों को कम से कम सजा तो मिलेगी। इसी प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।